साथियों, आप सभी को नमस्कार। इवोक आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मंथ वाइज करंट अफेयर्स की क्लासेज में आज हम फरवरी 2025 की घटनाओं को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने जून, मई, अप्रैल और मार्च 2025 मंथ की घटनाओं पर डिस्कस कर लिया है। प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसे जाकर देख सकते हैं जिन बच्चों ने अभी उन क्लासेस को नहीं देखा है। हम लोग जब मंथ वाइज करंट अफेयर्स की क्लास पढ़ते हैं तो उस मंथ से रिलेटेड जितने भी आयाम आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, जहां से क्वेश्चन बनते हैं, उन सभी पर डिस्कस करते हैं। महत्वपूर्ण नियुक्तियां, इम्पोर्टेंट अवार्ड्स, इम्पोर्टेंट जो बुक्स होती हैं उनके राइटर, प्रमुख दिवस और उनकी थीम, साइंस टेक्नोलॉजी का एक सेगमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, उसे भी कवर करते हैं। डिफेंस सेक्टर को कवर कर लेते हैं, प्रमुख सैन्य अभ्यास या डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड जो भी तकनीक आती है उन सबको हम देखते हैं। प्रमुख योजनाएं, प्रमुख सम्मेलन, समारोह, महोत्सव जो होते हैं उनको देखते हैं। इंपॉर्टेंट रिपोर्ट और इंडेक्स को कवर कर लेते हैं और साथ ही खेल कूद वाला सेक्शन भी कवर करते हैं। अंत में विविध सेक्शन को शामिल करके हम उस मंथ की सभी करंट अफेयर्स की घटनाओं को पढ़ लेते हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। अब यहाँ से पढ़ने के बाद में करंट अफेयर्स के लिए आपको किसी दूसरे सोर्स को पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, बशर्ते अच्छे से क्लास को आपको पूरा देखना है और साथ ही आपको इसे रिवाइज करना है। रिवाइज करने के लिए आप इस पीडीएफ को ले सकते हैं। पीडीएफ के लिए आप हमारे संकल्प बैच 2.0 में जुड़ सकते हैं जो बच्चे बीपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं, या फिर केवल करंट अफेयर्स के लिए भी आप हमारे एक्सप्रेस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर इन क्लासेस की पीडीएफ और उसके साथ ही मंथ वाइज हम एमसीक्यू प्रोवाइड कराकर आपकी प्रैक्टिस करवा देते हैं। तो आप लोग करंट अफेयर्स के एक्सप्रेस बैच से या फिर संकल्प बैच 2.0, जो बच्चे 71 बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। पूरा प्रोसेस दिया गया है, फीस स्ट्रक्चर क्या होगी, क्या इसकी फैसिलिटी है, वो सारी बातें यहाँ दी गई। एक बार वीडियो को पॉज करके इसे आप लोग देख लीजिए। बाकी 6306473800 हमारा ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर आप कॉल मैसेज करके इसके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। इसे जुड़ने का प्रोसेस यहाँ पर दिया गया है। एक्सप्रेस बैच केवल करंट अफेयर्स की फीस आपकी है 249। चलिए क्लास को हम शुरू करते हैं और फरवरी 2025 मंथ की घटनाओं को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रमुख नियुक्तियां देखेंगे। तुलसी गाबार्ड जो अमेरिका की नई राष्ट्रीय निदेशक बनी है, तुलसी गाबार्ड अमेरिका की नई राष्ट्रीय निदेशक बनी है। रेखा गुप्ता का नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनी और ये कुल मिलाकर चौथी महिला मुख्यमंत्री है दिल्ली की, राइट। तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा, रेखा गुप्ता दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनी और दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री ये होंगी। अरुण मिश्रा भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के नए लोकपाल और नैतिक अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। बीसीसीआई के नए लोकपाल कौन बन गए हैं? अरुण मिश्रा। ज्ञानेश कुमार जो उत्तर प्रदेश के आगरा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, ये भारत के नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त बने हैं। और किस नंबर के होंगे ये भी आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो ये 26वें नंबर के मुख्य निर्वाचन आयुक्त होंगे। इनका नाम क्या है? ज्ञानेश कुमार, और ये उत्तर प्रदेश के आगरा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। एएन बीरेन सिंह का नाम इंपॉर्टेंट है, ये मणिपुर के सीएम थे जिन्होंने मणिपुर में हिंसा के बाद 9 फरवरी 2025 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद 13 फरवरी 2025 को अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन वहां पर लगाया गया। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, कि मणिपुर में 11वीं बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है, और इस तरह भारत में अगर किसी राज्य में सबसे ज्यादा बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है तो वो मणिपुर स्टेट है, राइट। मणिपुर स्टेट में अब तक सबसे ज्यादा राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है और हाल ही में मणिपुर में 11वीं बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया। इस बात को आपको याद रखना है। 13 फरवरी 2025 को अब संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? तो आर्टिकल 356, राइट। तो इस आर्टिकल के तहत मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाया गया, 11वीं बार लगाया गया, और सबसे अधिक बार मणिपुर में ही राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। डॉक्टर विजय कुमार ये मिजोरम के नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। डॉक्टर विजय कुमार मिजोरम के नए राज्यपाल बने हैं। कंस्टेंटाइन टैसोलस, कंस्टेंटाइन टैसोलस ये ग्रीस के नए राष्ट्रपति बने हैं। इन्होंने ग्रीस की पहली महिला राष्ट्रपति कतेरिना सकेला रोपोलू का स्थान ग्रहण किया है। यानी इससे पहले जो ग्रीस की राष्ट्रपति थी वो एक महिला राष्ट्रपति थी, और वो ग्रीस की पहली महिला राष्ट्रपति थी जिनका नाम था कतरीना सकेलारोपोलू। अब इनका स्थान ले लिया है कंस्टेंटाइन टैसोलस ने। तो कंस्टेंटाइन टैसोलस ग्रीस के नए राष्ट्रपति बन चुके हैं। अलेक्जेंडर लुकाशेंको बेलारूस के नए राष्ट्रपति बने हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि ये लगातार 7वीं बार बेलारूस के नए राष्ट्रपति बने हैं। नाम है अलेक्जेंडर लुकाशेंको।
ऑब्ituरी सेक्शन में कुछ इंपॉर्टेंट नाम हैं, जैसे नवीन चावला का नाम है जिनका निधन 1 फरवरी 2025 को 79 ईयर्स की आयु में हुआ है। ये भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त थे। 2009 से 2010 तक ये भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त रहे थे। इनका निधन हाल ही में हो गया है 79 वर्ष की आयु में 1 फरवरी 2025 को। सैम नुजोमा, ये नाम आपको जरूर याद रखना है, सैम नुजोमा को। ये नामीबिया के संस्थापक और नामीबिया के पहले राष्ट्रपति हैं जिनका निधन हाल ही में 8 फरवरी 2025 को हुआ है 95 वर्ष की आयु में। 95 वर्ष की आयु में 8 फरवरी 2025 को सैम नोजुमा का निधन हो चुका है। सैम नोजुमा नामीबिया के संस्थापक भी हैं, नामीबिया के पहले राष्ट्रपति भी हैं। नामीबिया जब स्वतंत्र हुआ तो स्वतंत्रता के पश्चात 1990 से 2005 तक ये नामीबिया के राष्ट्रपति रहे थे। इस बात को आपको याद रखना है। विमल बहुगुणा जो सुंदरलाल बहुगुणा की पत्नी है, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि सुंदरलाल बहुगुणा किस महत्वपूर्ण आंदोलन से जुड़े हुए थे। सुंदरलाल बहुगुणा किस महत्वपूर्ण आंदोलन से जुड़े हुए थे, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। सुंदरलाल बहुगुणा की पत्नी विमल बहुगुणा का हाल ही में 14 फरवरी 2025 को निधन हो गया है 93 वर्ष की आयु में। विमल बहुगुणा का नाम इंपॉर्टेंट है खासकर 71st बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम देने वालों के लिए, क्योंकि बिहार में जो भू आंदोलन 1953 से 55 के बीच चला था उसमें इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। विमला बहुगुणा 1953 से 55 में होने वाले बिहार में भू आंदोलन से ये जुड़ी हुई थी, जिनका हाल ही में 14 फरवरी 2025 को 93 वर्ष की आयु में निधन हो चुका है। ये प्रमुख पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा की पत्नी थी। अब हम लोग प्रमुख पुरस्कार और सम्मान के सेक्शन को देखते हैं। स्कॉच पुरस्कार 2024 जो फरवरी 2025 मंथ में अनाउंसमेंट किया गया, ये नागालैंड वन प्रबंधन परियोजना को दिया गया है। स्कॉच पुरस्कार 2024 ये नागालैंड वन प्रबंधन परियोजना को मिला है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, स्कॉच अवार्ड आपसे पूछा जाता है। विमेन ऑफ द ईयर 2025 ये पूर्णिमा देवी वर्मन को मिला है जो असम से बिलोंग करती हैं। पूर्णिमा देवी वर्मन 12 अन्य वैश्विक सम्मानों के साथ प्रतिष्ठित सूची में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय महिला हैं। विमेन ऑफ द ईयर 2025 पूर्णिमा देवी वर्मन जो असम से बिलोंग करती है, इनको चुना गया है। महाराजा हरि सिंह पुरस्कार ये जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को दिया गया है। महाराजा हरि सिंह पुरस्कार मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं। ट्रैवल लीजर इंडिया के सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार 2025 की सूची में मोपा हवाई अड्डा को शामिल किया गया है। मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो गोवा में है, यह पुरस्कार प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन चुका है और यह पुरस्कार इसे सेवा श्रेणी के अंतर्गत दिया गया है। सेवा श्रेणी में इसने इस पुरस्कार को जीता है। ट्रैवल लीजर इंडिया के सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार 2024 की सूची में भारत का मोपा हवाई अड्डा, मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट शामिल हुआ और यह पुरस्कार प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बना। फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड ये राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड को दिया गया। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड एनटीपीसी को दिया गया फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड। तो फरवरी 2025 मंथ के जो इंपॉर्टेंट अवार्ड हैं उनको हमने यहाँ पर शामिल किया है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब प्रमुख किताबें और उनके लेखकों को देख लेते हैं। द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर, द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर ये शिखर धवन की लिखी हुई पुस्तक है। टेस्ट क्रिकेट अ हिस्ट्री ये टिम विगमोर की पुस्तक है। फियरलेस ये लॉरेन रॉबर्ट्स की पुस्तक है। आई एम श्री गोपीचंद की। द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स ये अरुण शौरी की लिखी हुई पुस्तक है। तो अरुण शौरी की लिखी पुस्तक है द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स। श्री गोपीचंद की पुस्तक है आई एम। लॉरेन रॉबर्ट्स की पुस्तक है फियरलेस। टिम विगमोर की पुस्तक है टेस्ट क्रिकेट अ हिस्ट्री। शिखर धवन की पुस्तक है द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर। अब प्रमुख दिवस और उनकी थीम देखते हैं। फरवरी मंथ के प्रमुख दिवसों में पहला इंपॉर्टेंट है विश्व आर्द्र भूमि दिवस जो 2 फरवरी को मनाया जाता है। 2 फरवरी को मनाए जाने का कारण क्या है, क्योंकि 2 फरवरी 1971 को ही रामसर कन्वेंशन हुआ था। रामसर कन्वेंशन हुआ था। ये रामसर कहाँ है, तो ये ईरान का प्रमुख शहर है। ईरान का प्रमुख शहर है जो कैस्पियन सागर के तट पर स्थित है। और यहाँ पर 2 फरवरी 1971 को रामसर कन्वेंशन हुआ था। रामसर कन्वेंशन में जो वेटलैंड है, जो आर्द्र भूमि है, उनके संरक्षण पर चर्चा की गई थी और इसी के उपलक्ष्य में 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। पहला आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी 1977 को मनाया गया था। आर्द्र भूमि दिवस 2025 का ये जो हुआ है, ये उत्तर प्रदेश की एक रामसर साइट है जिसका नाम है पार्वती अर्गा, जो उत्तर प्रदेश के गोंडा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। यहीं पर आर्द्र भूमि दिवस 2025 मनाया गया है। थीम क्या रही इस वर्ष की, तो प्रोटेक्टिंग वेटलैंड फॉर अवर कॉमन फ्यूचर, यानी हमारे भविष्य के लिए
आर्द्र भूमियों का संरक्षण करना, प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2025 की थीम थी। थीम आपसे ये पूछी जा सकती है, इंपॉर्टेंट है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2025 कहाँ मनाया गया? तो पार्वती अर्गा रामसर साइट जो गोंडा उत्तर प्रदेश में है, यहाँ पर मनाया गया। 2 फरवरी 1971 को रामसर कन्वेंशन हुआ था, इसी के उपलक्ष्य में 2 फरवरी को 1977 से हर वर्ष विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है विश्व कैंसर दिवस, ये 4 फरवरी को मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम रही विश्व कैंसर डे की यूनाइटेड बाय यूनिक। यूनाइटेड बाय यूनिक विश्व कैंसर दिवस की थीम रही, जो 4 फरवरी 2025 को मनाया गया। विश्व दलहन दिवस ये 10 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व दलहन दिवस 2025 की थीम क्या रही? तो पल्सेज ब्रिंगिंग डाइवर्सिटी टू एग्री फूड सिस्टम। विश्व रेडियो दिवस ये 13 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय महिला दिवस ये भी 13 फरवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस ये 15 फरवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस 2025 की थीम रही इंस्पायरिंग एक्शन। विश्व सामाजिक न्याय दिवस ये 20 फरवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, 21 फरवरी को। और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस ये 28 फरवरी को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2025 की थीम भी आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि ये पूछी जाती है। विकसित भारत के लिए विज्ञान और नवाचार में वैश्विक नेतृत्व हेतु भारतीय युवाओं को सशक्त बनाना राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2025 की थीम थी। अब हम लोग विज्ञान और प्रौद्योगिकी के सेक्शन को देखेंगे, साइंस टेक्नोलॉजी वाला सेक्शन, जिसमें पहली इंपॉर्टेंट न्यूज है प्रोजेक्ट वाटर वर्थ। प्रोजेक्ट वाटर वर्थ ये मेटा ने फरवरी 2025 में प्रोजेक्ट वाटर वर्थ के शुभारंभ की घोषणा की, जो विश्व की सबसे लंबी समुद्री इंटरनेट केबल बिछाने की पहल है। तो प्रोजेक्ट मेटावर्थ है क्या? प्रोजेक्ट मेटावर्थ विश्व की सबसे लंबी समुद्री इंटरनेट केबल बिछाने की पहल है, जो मेटा के द्वारा शुरू की गई है। ये आपसे पूछा जा सकता है, प्रोजेक्ट मेटावर्थ किसका है? तो मेटा का है। किससे संबंधित है? तो ये समुद्री इंटरनेट केबल बिछाने की एक पहल है, और ये विश्व की सबसे लंबी समुद्री इंटरनेट केबल बिछाने की पहल है। 50,000 किलोमीटर से अधिक लंबी वाली यह परियोजना भारत, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील और अमेरिका सहित कई क्षेत्रों में कनेक्टिविटी में ये सुधार करेगी। भारत, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील और अमेरिका सहित कई क्षेत्रों में कनेक्टिविटी में ये पहल सुधार करेगी। इस योजना के तहत 7,000 मीटर तक की गहराई में केबल बिछाया जाएगा। तो इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्ट वाटर वर्थ, किसका है? मेटा का है, राइट। विश्व की सबसे लंबी समुद्री इंटरनेट केबल बिछाने वाली पहल 50,000 किलोमीटर से अधिक लंबी परियोजना होगी, और इस योजना के तहत 7,000 मीटर तक की गहराई में केबल बिछाया जाएगा। भारत, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, अमेरिका सहित कई क्षेत्रों में ये कनेक्टिविटी में सुधार करेगी। दूसरी न्यूज है शक्ति। शक्ति है क्या? तो ये एक माइक्रो प्रोसेसर है, भारत का पहला एरोस्पेस ग्रेड स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर है, जिसे इसरो और आईआईटी मद्रास के द्वारा अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए विकसित किया गया है। अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए विकसित किया गया है इसरो और आईआईटी मद्रास के द्वारा शक्ति, जो भारत का पहला एरोस्पेस ग्रेड स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर है। एरोट्रैक ये आईआईटी बॉम्बे के द्वारा विकसित जल प्रदूषण डिटेक्टिंग डिवाइस है। तो एरोट्रैक क्या है? एरोट्रैक से ऐसे पढ़ने से लग रहा होगा कि ये एयर पोल्यूशन से रिलेटेड होगा, एयर पोल्यूशन को डिटेक्ट करने वाला होगा, लेकिन याद रखिएगा एरोट्रैक ये जल प्रदूषण डिटेक्टिंग डिवाइस है। जल प्रदूषण डिटेक्टिंग डिवाइस है जो जलीय प्रदूषक को जैसे फिनोल और बेंजीन का पता लगाने के लिए प्रोटीन आधारित बायो सेंसर का उपयोग करती है, राइट। तो एक तरीके की डिवाइस है एरोट्रैक, जो वाटर पॉल्यूशन को डिटेक्ट करती है। वाटर पॉल्यूशन में भी फिनोल और बेंजीन जैसे जो वाटर पॉल्यूशन होती हैं उनका पता लगाएगी। उनका पता लगाने के लिए डिवाइस प्रोटीन आधारित बायो सेंसर का उपयोग करती है। डीप सीक आप जानते हैं काफी अखबार की सुर्खियों में रही थी। डीप सीक ये चाइना की एक एआई स्टार्टअप कंपनी है, और इस एआई स्टार्टअप ने डीप सीक R1 नामक एक एआई मॉडल को जारी किया, जो ओपन एआई के चैट जीपीटी जैसे एआई मॉडल के ही बराबर सक्षम है। ओपन एआई का चैट जीपीटी मॉडल आप जानते हैं अमेरिका की एक कंपनी है इनवीडिया, उसके द्वारा ये जारी किया गया था। लेकिन अब चैट जीपीटी की तरह ही एक एआई मॉडल जारी किया है चाइना की डीप सीक कंपनी ने, डीप सीक R1 नाम से। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह एक ओपन सोर्स एआई मॉडल है, यानी इसका उपयोग बिना किसी शुल्क के किया जा सकता है। और इसके अलावा दूसरा सबसे महत्वपूर्ण जो इसकी विशेषता है कि ये एआई मॉडल की काफी कम लागत में ये विकसित किया गया, यानी ओपन एआई का चैट जीपीटी जो मॉडल है वो काफी महंगा है। और तुलनात्मक रूप से डीप सीक ने जो एआई मॉडल डीप सीक R1
डेवलप किया है, इसकी लागत बहुत कम है, इसकी लागत बहुत कम है, इसकी लागत बहुत कम है। तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा। ओपन सोर्स एआई मॉडल है, इसका उपयोग बिना किसी शुल्क के किया जा सकता है। डीप सीक R1 अपने बड़े भाषा मॉडल और कोडिंग क्षमताओं के लिए भी जाना जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आ सकता है। डीप सीक चाइना की एक एआई स्टार्टअप है जिसे 2023 में लियोंग वेनफेंग के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। इसने डीप सीक R1 नाम का एक एआई मॉडल जारी किया जो ओपन एआई के चैट जीपीटी जैसे एआई मॉडल के ही बराबर सक्षम है, किंतु इसे काफ़ी कम लागत में इसे विकसित किया गया है। ओपन एआई सोर्स मॉडल है ये, अर्थात इसका उपयोग बिना किसी शुल्क के किया जा सकता है। अपने बड़े भाषा मॉडल और कोडिंग क्षमताओं के लिए डीप सीक R1 काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने विट्रो फर्टिलाइजेशन का उपयोग करके पहला कंगारू भ्रूण सफलतापूर्वक तैयार किया। तो पहला कंगारू भ्रूण सफलतापूर्वक तैयार किया गया है ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं के द्वारा। भारत की चौथी पीढ़ी की गहरे समुद्र में चलने वाली मानव वैज्ञानिक पनडुब्बी मत्स्य 600 ने कटुपल्ली पोर्ट पर वेट टेस्टिंग सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। मत्स्य 6000 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, समुद्रयान परियोजना के तहत विकसित किया गया है मत्स्य 6000। इसके तहत क्या किया जाएगा, इसके तहत 3 व्यक्तियों को समुद्र की 6000 मीटर की गहराई तक ले जाने के लिए इस प्रोजेक्ट को तैयार किया गया है। एक पनडुब्बी है मत्स्य 6000, एक तरीके की पनडुब्बी है जो मानव को समुद्र के 6000 मीटर की गहराई तक ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। भारत की चौथे पीढ़ी की गहरे समुद्र में चलने वाली मानव वैज्ञानिक पनडुब्बी मत्स्य 6000 मत्स्य 6000 इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लगातार यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। बिमटेक बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी ग्रेटर नोएडा ने अपने इकोसिस्टम में सुरक्षित और पारदर्शी लेन देन की सुविधाओं के लिए भारत की पहली ब्लॉकचेन आधारित कैंपस मुद्रा बिटकॉइन को लॉन्च किया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, बिटकॉइन को किसने लॉन्च किया है? भारत की पहली ब्लॉकचेन आधारित कैंपस मुद्रा है, ये ब्लॉकचेन आधारित कैंपस मुद्रा है बिमकॉइन। इसको लॉन्च किया है बिमटेक ने बिरला इंस्टीट्यूशन ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी के द्वारा, राइट, ये आपको याद रखना है। बिटकॉइन भारत की पहली ब्लॉकचेन आधारित कैंपस मुद्रा है। किसने इसे जारी किया? तो बिमटेक बिरला इंस्टीट्यूशन ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी के द्वारा। ग्रहों की परेड काफी चर्चा में रही थी। वर्ष 2025 में ग्रहों की परेड 21 जनवरी से 28 फरवरी 2025 तक हुई। 28 फरवरी 2025 को 7 ग्रहों को सीधे देखा गया, एक सीध में देखा गया। तो 28 फरवरी 2025 को 7 ग्रह एक सीध में आए थे और अब अनुमान लगाया गया कि अगली बार ग्रहों की ये जो परेड है ये 2040 में देखने को मिलेगी, 2040 में देखने को मिलेगी। अब हम लोग डिफेंस सेक्टर में देख लेते हैं। डिफेंस सेक्टर में सबसे पहले तो प्रमुख सैन्य अभ्यास देखेंगे। अभ्यास साइक्लोन 2025 ये राजस्थान के महाजन फील्ड राइजिंग में आयोजित हुआ, भारत मिस्र के मध्य होता है। तो साइक्लोन अभ्यास साइक्लोन के बारे में आपको ये 2 पॉइंट याद रखना है। एक तो इसका आयोजन कहाँ हुआ, चूंकि भारत में हुआ तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में हुआ है अभ्यास साइक्लोन, कहाँ हुआ? राजस्थान में। और ये किन देशों के मध्य होता है अभ्यास? तो भारत और मिस्र के मध्य होता है। सैन्य अभ्यास एक्वेरिन 2025। सैन्य अभ्यास एक्वेरिन ये भारत और मालदीव के मध्य होने वाला सैन्य अभ्यास है और 2025 का एक्वेरिन सैन्य अभ्यास मालदीव में हुआ। सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन 2025। धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास ये भारत जापान के मध्य होता है और धर्म गार्जियन 2025 जो सैन्य अभ्यास हुआ है ये जापान के फूजी युद्धाभ्यास प्रशिक्षण क्षेत्र में हुआ है, यानी जापान में इस बार इसका आयोजन हुआ है, जापान के फूजी में। भारत और जापान के मध्य होने वाला प्रमुख सैन्य अभ्यास है धर्म गार्जियन। अभ्यास ट्रोपेक्स भारतीय नौसेना का द्विवार्षिक अभ्यास है ये ट्रोपेक्स, जो जनवरी से मार्च तक हिंद महासागर के क्षेत्र में आयोजित किया गया। इस अभ्यास में भारतीय सेना, वायुसेना और तटरक्षक बलों ने हिस्सा लिया था। अभ्यास ट्रोपेक्स भारतीय नौसेना का द्विवार्षिक अभ्यास है, यानी 2 वर्षों में आयोजित होता है। हिंद महासागर क्षेत्र में इस बार आयोजित किया गया और इस अभ्यास में भारतीय नौसेना के साथ भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और तटरक्षक बलों ने भी हिस्सा लिया था। तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच काफी इंपॉर्टेंट है। तटीय क्षेत्रों में जो भी अवैध गतिविधियां होती हैं उनको रोकने के लिए तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच है। भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा 21 से 22 फरवरी 2025 को पश्चिम बंगाल के 158 किलोमीटर तटीय क्षेत्र में सागर कवच अभ्यास किया गया। तो फरवरी मंथ 2025 में भारतीय तटरक्षा बल के द्वारा सागर कवच का आयोजन किया गया, सागर कवच का अभ्यास किया गया था पश्चिम बंगाल के 158 किलोमीटर तटीय क्षेत्र में।
25-26 जून 2025 को तमिलनाडु और पुडुचेरी के तट पर सागर कवच अभ्यास किया गया, राइट। तो फरवरी 2025 मंथ में सागर कवच अभ्यास पश्चिम बंगाल के 158 किलोमीटर तटीय क्षेत्र में किया गया, और वहीं जून 2025 मंथ में सागर कवच का अभ्यास तमिलनाडु और पुडुचेरी के तटों पर किया गया। तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच ये किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? तो भारतीय तटरक्षक बलों के द्वारा। तटीय क्षेत्रों में होने वाली अवैध गतिविधियों को ये रोकने के लिए काम करता है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी हाल ने जेट प्रशिक्षण विमान हिंदुस्तान जेट ट्रेनर HJT 36 का नाम बदलकर अब यशस कर दिया है। यशस जेट प्रशिक्षण विमान हिंदुस्तान जेट ट्रेनर HJT 36 का नाम बदलकर हाल ने क्या कर दिया है? यशस कर दिया है। ऑपरेशन डेविल हंट ये बांग्लादेश के द्वारा शुरू किया गया था। बांग्लादेश के सुरक्षा बलों ने देश भर में हो रही हिंसात्मक घटनाओं को रोकने के लिए एक सुरक्षा अभियान चालू किया था, ऑपरेशन डेविल हंट। प्रमुख योजनाएं देख लेते हैं फरवरी 2025 मंथ की, जिसमें पहली है महिला उद्यमिता कार्यक्रम स्वावलंबनी योजना। पूर्वोत्तर राज्यों में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने नीति आयोग के सहयोग से असम, मेघालय, मिजोरम में इस कार्यक्रम को शुरू किया। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो यही हो जाता है कि महिला उद्यमिता कार्यक्रम स्वावलंबनी कहाँ शुरू किया गया है? तो ये पूर्वोत्तर के 3 राज्यों असम, मेघालय, मिजोरम में इसको शुरू किया गया है। पूर्वोत्तर राज्यों में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु नीति आयोग के सहयोग से कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने इस कार्यक्रम को शुरू किया। इस पहल का उद्देश्य क्या है? पूर्वोत्तर भारत में चयनित उच्च शिक्षा संस्थानों की छात्राओं को आवश्यक उद्यमशीलता, मानसिकता, संसाधन और मार्गदर्शन प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाना। तो पूर्वोत्तर भारत में चयनित उच्च शिक्षा संस्थानों की जो छात्राएं हैं उनको उद्यमिता के लिए जो आवश्यक मानसिकता है, संसाधन है, मार्गदर्शन है, उसे प्रदान करना, ताकि पूर्वोत्तर राज्यों में महिला उद्यमिता को बढ़ावा दिया जा सके। असम, मेघालय, मिजोरम से इसको शुरू किया गया। भारतीय भाषा पुस्तक योजना, इसकी घोषणा बजट 2025-26 में की गई थी। इस योजना के तहत स्कूली और उच्च शिक्षा के छात्रों को भारतीय भाषाओं में डिजिटल किताबें उपलब्ध कराई जाएंगी। यानी स्कूल और उच्च शिक्षा के जो छात्र हैं उनको भारतीय भाषाओं में डिजिटल किताबें उपलब्ध कराने के लिए भारतीय भाषा पुस्तक योजना को शुरू किए जाने की घोषणा बजट 2025-26 में किया गया। अब आगे हम लोग प्रमुख सम्मेलन देख लेते हैं। प्रमुख सम्मेलन, समारोह, जो महोत्सव होते हैं। तो सम्मेलनों जो पहला समिट है, जो पहला सम्मेलन है वो है AI एक्शन समिट। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसे हमने मेंस पर्सपेक्टिव से भी 70 BPSC के लिए कराया था, अब आगे 71 BPSC के लिए भी कराएंगे। AI एक्शन समिट जो भारत और फ्रांस के सह अध्यक्षता में किया गया था 10 से 11 फरवरी 2025 में, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट, इसे याद रखिएगा। AI एक्शन समिट 10 से 11 फरवरी 2025 तक फ्रांस और भारत ने AI एक्शन समिट की अध्यक्षता की। मोदी जी 10 से 12 फरवरी 2025 तक फ्रांस की आधिकारिक यात्रा पर थे, और इस यात्रा के दौरान उन्होंने फ्रांस के साथ AI एक्शन समिट की अध्यक्षता की थी। इस सम्मेलन में भारत और फ्रांस सहित 57 देशों ने पेरिस में AI एक्शन सम्मेलन में लोगों और पृथ्वी के लिए समावेशी एवं सतत कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर एक संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर किया था। तो इस सम्मेलन में एक संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर किया गया था, और इस वक्तव्य का क्या उद्देश्य है कि जो AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो पृथ्वी के सभी लोगों के लिए समावेशी तरीके से उपयोग में लाई जाए। तो लोगों और पृथ्वी के लिए समावेशी एवं सतत AI पर एक संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर किया गया इस AI एक्शन समिट के दौरान भारत और फ्रांस सहित 57 देशों के द्वारा। हालांकि इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है, इस वक्तव्य पर संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन ने हस्ताक्षर नहीं किया। तो 2 महत्वपूर्ण देश हैं, USA और UK, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जिन्होंने लोगों और पृथ्वी के लिए समावेशी एवं सतत कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर जो संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर किया गया AI एक्शन समिट के दौरान, उस पर हस्ताक्षर नहीं किया USA और UK। अगला AI समिट अब भारत में आयोजित होगा, इस बात को भी याद रखिए। 12 फरवरी 2025 को भारत फ्रांस नवाचार वर्ष 2026 की आधिकारिक घोषणा भी की गई। तो इस बात को भी याद रखना है, क्योंकि मोदी जी 10 से 12 फरवरी 2025 तक फ्रांस की यात्रा में थे, तो इस यात्रा के दौरान भारत फ्रांस नवाचार वर्ष 2026 की आधिकारिक घोषणा भी की गई, राइट। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2025 ये दुबई में आयोजित की गई, संयुक्त अरब अमीरात में, जिसकी थीम थी शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। थीम क्या थी वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट की? शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। कहां पर इसका आयोजन हुआ? तो दुबई में। पहला रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन, ये रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन है जो पहली बार आयोजित हुआ अबू धाबी में, संयुक्त अरब अमीरात, अबू धाबी में। मुख्य अतिथि थे इसके भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर।
पहला रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? अबू धाबी में। मुख्य अतिथि कौन थे? तो भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर। पहला बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन ये गांधीनगर गुजरात में आयोजित किया गया। बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी? तो यूथ एज अ ब्रिज फॉर इंट्रा बिम्स्टेक एक्सचेंज। यूथ एज अ ब्रिज फॉर इंट्रा बिम्स्टेक एक्सचेंज पहले बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन की थीम थी। आयोजन इसका कहाँ हुआ? गांधीनगर गुजरात में। पहला अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो अजमेर राजस्थान में। राजस्थान के अजमेर शहर में पहला अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन का आयोजन किया गया। आठवां हिंद महासागर सम्मेलन ये ओमान के मस्कट में आयोजित हुआ। आठवां हिंद महासागर सम्मेलन। 10वां अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन ये बेंगलोर कर्नाटक में 10वां अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन की थीम याद रखिएगा, तो थीम थी जस्ट बी। 10वें अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन की थीम थी जस्ट बी। आयोजन कहाँ हुआ था इसका? तो बेंगलोर में। 15वां एरो इंडिया ये बेंगलोर का एलाहंका वायुसेना स्टेशन है, वहां पर इसका आयोजन किया गया था। 15वें एरो इंडिया 2025 का आयोजन एलाहंका वायु स्टेशन बेंगलोर में आयोजित हुआ। संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग का 63वां सत्र ये न्यूयॉर्क अमेरिका में हुआ। संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 63वें सत्र का आयोजन। G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक 2025 में ये जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में आयोजित हुई। G20 शिखर सम्मेलन 2025 की अध्यक्षता दक्षिण अफ्रीका कर रहा है और इसी कड़ी में फरवरी 2025 मंथ में G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई थी जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में। 33वां नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला। नई दिल्ली में जो विश्व पुस्तक मेला लगता है, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। भारत मंडपम में इस मेले को लगाया गया। इस मेले का आयोजन शिक्षा मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय पुस्तक न्यास एवं भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन के सहयोग से किया गया। उद्घाटन इसका राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया था 1 फरवरी को। फोकस देश है 33वें नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले का रूस और विषय क्या है? रिपब्लिक एट रेट 75, राइट। तो ये बातें आपको याद रखनी है। 33वां नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला शिक्षा मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय पुस्तक न्यास और भारत व्यापार संवर्धन संगठन के सहयोग से आयोजित किया गया भारत मंडपम नई दिल्ली में। उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया था। फोकस देश रूस है, विषय रिपब्लिक एट रेट 75। अब हम लोग प्रमुख रिपोर्ट और सूचकांक सेक्शन को देखेंगे। पहला वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक या राज्यों का राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक जो जारी किया गया नीति आयोग के द्वारा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश PCS RO का पेपर हुआ, वहां पर उत्तर प्रदेश के स्कोर के बारे में पूछा गया था। उत्तर प्रदेश के स्कोर के बारे में पूछा गया था। जो भी बच्चे बिहार PCS का एग्जाम दे रहे हैं, तो अब बिहार का स्कोर क्या है वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओवरऑल ये पहला वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक है, यहाँ से क्वेश्चन बनने की मोस्ट प्रोबेबिलिटी है। नीति आयोग के द्वारा इसे जारी किया गया। इस रिपोर्ट को जारी करने वाले हैं 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया, राइट। किस संस्था के द्वारा जारी किया वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025? तो नीति आयोग के द्वारा। व्यक्तिगत रूप से इस रिपोर्ट को किसने प्रस्तुत किया, किसने जारी किया? तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया ने, राइट, अरविंद पनगड़िया ने। इस रिपोर्ट में 2022-23 के आंकड़ों के आधार पर 18 प्रमुख राज्यों के राजकोषीय स्वास्थ्यों का आकलन किया गया है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं जो पहला वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक है उसमें 4 कैटेगरी हैं। एक अचीवर्स, दूसरा है फ्रंट रनर, तीसरा परफॉर्मर्स और तीसरा है एस्पिरेशनल। अचीवर्स की श्रेणी में देखेंगे तो 5 राज्य हैं जिसमें उड़ीसा पहले नंबर पर है 67.8 स्कोर के साथ। उड़ीसा पहले नंबर पर है, दूसरे पर छत्तीसगढ़, तीसरे पर गोवा, चौथे पर झारखंड और 5वें पर गुजरात। ये 5 स्टेट हैं जो अचीवर्स की श्रेणी में है। अचीवर्स की श्रेणी में वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक में कौन से 5 राज्य हैं? तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड, गुजरात, ये क्रम से है। सबसे बेहतर रैंकिंग है उड़ीसा की, फिर छत्तीसगढ़ की, फिर गोवा की, फिर झारखंड की और फिर गुजरात की। नेक्स्ट है फ्रंट रनर। फ्रंट रनर में भी महाराष्ट्र पहले नंबर पर है, फिर उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश का स्कोर है 45.9। तो यूपी PCS प्रीलिम्स में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो आगामी एग्जाम होगा। इसके अलावा तेलंगाना फ्रंट रनर में है, मध्य प्रदेश है, कर्नाटक है। परफॉर्मेंस श्रेणी में तमिलनाडु, राजस्थान और बिहार और हरियाणा है। बिहार का स्कोर क्या है? 27.8। इस स्कोर को याद रखिएगा। और बिहार इन 4 श्रेणियों में किस श्रेणी में शामिल है? तो परफॉर्मर्स की श्रेणी में शामिल है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा, बिहार परफॉर्मर्स की श्रेणी में शामिल है, स्कोर है 27.8। एस्पिरेशनल श्रेणी में शामिल होने वाले जो स्टेट हैं उनमें है केरल, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और पंजाब। राइट, आंध्र प्रदेश और पंजाब ये एस्पिरेशनल श्रेणी में शामिल होने वाले स्टेट हैं। पहला वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक है, नीति आयोग के द्वारा इसे जारी किया गया।
इस रिपोर्ट में 2022-23 के आंकड़ों के आधार पर 18 प्रमुख राज्यों की राजकोषीय स्वास्थ्य का आकलन किया गया। परफॉर्मर्स की श्रेणी में बिहार इसमें शामिल हुआ 27.8 स्कोर के साथ। नेक्स्ट है राज्यों में पंचायतों के अंतरण या विकेंद्रीकरण की स्थिति पर रिपोर्ट जारी की गई है पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा। ये भी काफी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के अनुसार 2013-14 से 2021-22 के बीच ग्रामीण स्थानीय निकायों का अंतरण 39.9% से बढ़कर 43.9% हो गया है, यानी 10% की वृद्धि दर देखी गई है। राज्यों में पंचायतों को अंतरण की स्थिति पर रिपोर्ट जारी की गई है पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा। इस रिपोर्ट के अनुसार 2013-14 से 2021-22 के बीच ग्रामीण स्थानीय निकायों का अंतरण 39.9% से बढ़कर 43.9% हो गया। समग्र पंचायती अंतरण सूचकांक में अगर शीर्ष राज्यों को देखेंगे तो कर्नाटक पहले नंबर पर है, दूसरे पर है केरल, तीसरे पर तमिलनाडु, चौथे पर महाराष्ट्र और पांचवे पर है उत्तर प्रदेश। तो यूपीपीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम देने वाले याद रखिएगा उत्तर प्रदेश पांचवे पर है। और बिहार की रैंकिंग, जो बच्चे 71st बीपीएससी प्रीलिम्स दे रहे हैं तो बिहार की रैंकिंग क्या है, 18वीं है। 18वीं रैंकिंग है समग्र पंचायती अंतरण सूचकांक की श्रेणी में 18वीं रैंकिंग है बिहार की। अंतिम रैंकिंग है दादरा नगर हवेली, दमन और दीव की। राज्य और राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालयों के माध्यम से गुणवत्तापूर्वक उच्च शिक्षा का विस्तार रिपोर्ट जारी किया गया है नीति आयोग के द्वारा। तो नीति आयोग के द्वारा जो भी रिपोर्ट जारी की जाती हैं वैसे ही महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो नीति आयोग ने उच्च शिक्षा की गुणवत्ता पर एक रिपोर्ट जारी किया है और इस रिपोर्ट में अलग अलग आयाम बताए गए हैं। यह रिपोर्ट उच्च शिक्षा क्षेत्र में अपनी तरह का पहला नीति दस्तावेज है जो विशेषकर राज्यों और राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालयों पर केंद्रित है। उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात में शीर्ष प्रदर्शनकर्ता राज्य देखेंगे तो तमिलनाडु को पहला स्थान, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा उत्तराखंड और चौथा केरल को मिला है। तो उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात में शीर्ष प्रदर्शनकर्ता वाला राज्य कौन है, तमिलनाडु है। विश्वविद्यालयों के घनत्व के संबंध में देखेंगे तो सिक्किम में सबसे अधिक है। बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में घनत्व काफी कम है और सबसे कम देखेंगे तो बिहार में है, ये घनत्व लगभग 0.2 है। विश्वविद्यालयों का घनत्व सबसे कम कहाँ है, बिहार में, और सबसे ज्यादा सिक्किम में है। शिक्षा व्यय देखेंगे तो शिक्षा पर समग्र व्यय देखेंगे तो सबसे अधिक जम्मू कश्मीर और उसके बाद मणिपुर में, और सबसे कम समग्र व्यय शिक्षा पर देखेंगे तो दिल्ली में है इस रिपोर्ट के अनुसार। उच्च शिक्षा पर सबसे अधिक व्यय देखेंगे तो बिहार में 1.56% अपने जीडीपी का किया जाता है। वहीं तेलंगाना का सबसे कम है 0.18%। प्रति युवा शिक्षा व्यय देखेंगे तो सर्वाधिक केरल में है, राइट। उच्च शिक्षा पर अगर आप देखेंगे व्यय तो वो सबसे ज्यादा बिहार करता है। लेकिन प्रति युवा उच्च शिक्षा पर व्यय करने वाला जो स्टेट है वो केरल है, क्योंकि केरल की जो आबादी हो बिहार की अपेक्षा काफी कम है और केरल का जीडीपी देखेंगे वो भी बिहार की अपेक्षा काफी ज्यादा है, राइट। तो ऐसे में डाटा से देखने में लग सकता है कि उच्च शिक्षा पर व्यय करने वाला बिहार शीर्ष है, लेकिन आप प्रति युवा देखेंगे तो वो काफी कम हो जाता है। हालांकि उच्च शिक्षा पर व्यय करने वाला जो सबसे कम है अपने जीडीपी का वो तेलंगाना करता है 0.18%। प्रति युवा शिक्षा पर व्यय करने वाला जो राज्य है जो सर्वाधिक करता है वो केरल है। तो ये सभी डाटा हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये डाटा ना केवल प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है बल्कि मेंस एग्जाम के लिए भी बड़े इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन पर कभी क्वेश्चन आए तो आप इस तरीके के डाटा का इस्तेमाल कर सकते हैं। सकल नामांकन अनुपात 1950-51 के 0.4% से बढ़कर 2021-22 में 28.4% हो गया है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का टारगेट है 2035 तक सकल नामांकन अनुपात को बढ़ाकर 50% तक करना है। यानी 2021-22 में जो 28.4% है इसे 2035 तक 50% करना है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का ये टारगेट है। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2024 ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी की जाने वाली रिपोर्ट है। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में शीर्ष रैंकिंग मिली है डेनमार्क को और फिनलैंड दूसरे नंबर पर। अंतिम रैंकिंग दी गई है दक्षिणी सूडान को, 180वीं रैंकिंग दी गई है। भारत भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में 96वें नंबर पर है। भारत के साथ गाम्बिया, मालदीव भी 96 नंबर पर है स्कोर 38 के साथ में। तीनों का स्कोर 38 है और स्कोर 38 के साथ में भारत, गाम्बिया, मालदीव की जो रैंकिंग है वो 96 है। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में शीर्ष रैंकिंग किसकी है, डेनमार्क की, और अंतिम दक्षिण सूडान की। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा ये सूचकांक जारी किया जाता है। 2025 में सबसे ज्यादा रक्षा बजट वाले जो शीर्ष देश हैं उसमें यूएसए नंबर 1 पर है, चीन दूसरे पर है, रूस तीसरे पर और भारत चौथे स्थान पर है। भारत 75 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ में अपने रक्षा बजट
अपने रक्षा बजट के मामले में विश्व का चौथा शीर्ष देश है। रक्षा बजट वाले शीर्ष देशों में भारत चौथे स्थान पर है, यूएसए, चीन, रसिया के बाद। 2000 से 2023 तक वैश्विक ग्लेशियर द्रव्यमान परिवर्तनों का सामुदायिक अनुमान अध्ययन जारी किया गया नेचर पत्रिका में। इस अध्ययन के अनुसार बताया जा रहा है कि ग्लेशियर का जो द्रव्यमान है वो लगातार कम हो रहा है, ग्लेशियर लगातार पिघल रहे हैं और ग्लेशियरों के पिघलने से वैश्विक समुद्र स्तर 0.75 मिलीमीटर प्रति वर्ष की दर से बढ़ रहा है। समुद्र का स्तर 0.75 मिलीमीटर प्रति वर्ष की दर से बढ़ रहा है। वैश्विक समुद्र स्तर में जो वृद्धि हो रही है उसमें ग्लेशियरों का योगदान जो है वो सर्वाधिक दूसरा है। यानी पहला देखेंगे तो वो तो ग्रीन हाउस गैस है, ग्रीन हाउस गैसेज है, जिससे लगातार वैश्विक तापन बढ़ रहा है और तापन की वजह से क्या होता है, समुद्र का जो जल स्तर है उसमें बढ़ोतरी आ रही है, क्योंकि ताप बढ़ने से क्या होता है, जलीय प्रसार होता है, उससे भी जल का स्तर बढ़ता है और ताप बढ़ने से ग्लेशियर पिघल रहे हैं और ग्लेशियर पिघलने के कारण इनका जल फिर समुद्र में आता है और इससे भी समुद्र का स्तर बढ़ रहा है। तो वैश्विक समुद्र स्तर ग्लेशियरों के पिघलने से 0.75 मिलीमीटर प्रति वर्ष की दर से बढ़ रहा है और ये जो समुद्र स्तर में बढ़ोतरी हो रही है उसमें इन ग्लेशियरों का योगदान दूसरा सर्वाधिक है। पिछले 25 वर्षों में ग्लेशियर प्रति वर्ष लगभग 273 मिलियन टन बर्फ खो रहे हैं। इस डाटा को याद रखिएगा, पिछले 25 वर्षों में ग्लेशियर प्रति वर्ष लगभग 273 बिलियन टन बर्फ खो रहे हैं और लगातार ग्लेशियर पिघल रहे हैं और ये बहुत चिंता की बात है, बहुत चिंता का विषय है। खेल कूद वाला सेक्शन देख लेते हैं। 38वां राष्ट्रीय खेल 2025 बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय खेल से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाने की मोस्ट प्रोबेबिलिटी होती है। 38वां राष्ट्रीय खेल 2025 जो 28 जनवरी से 14 फरवरी तक आयोजित हुआ, कहां पर हुआ, तो उत्तराखंड में। 38वें राष्ट्रीय खेल का शुभारंभ किया था पीएम मोदी जी ने। शुभांकर है इसका मौली। टैगलाइन था संकल्प से शिखर तक। थीम थी ग्रीन गेम्स। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है 38वें राष्ट्रीय खेल के बारे में। उत्तराखंड में आयोजित हुआ। शुभारंभ करता थे पीएम मोदी जी। शुभांकर था मौली। टैगलाइन थी संकल्प से शिखर तक। थीम थी ग्रीन गेम्स। पदक तालिका देख लेते हैं तो सर्वाधिक चौथी बार प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली टीम रही है सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड नंबर 1 पर, जिसने कुल 121 पदक जीते हैं, जिसमें स्वर्ण 68 थे, रजत 26 थे और कांस्य 27 थे। दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पर हरियाणा रही है। बिहार को कौन सा स्थान मिला है, तो 29वां स्थान मिला। इस बात को याद रखिएगा। बिहार ने 1 स्वर्ण, 6 रजत, 5 कांस्य पदक जीते हैं, तो कुल पदक हो जाते हैं बिहार के 12। बिहार की महिला खिलाड़ी खुशबू कुमारी, निकहत खातून, पायल प्रीति ने लॉन बॉल की ट्रिपल महिला स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। यह 25 वर्षों में राष्ट्रीय खेल में बिहार का पहला स्वर्ण पदक है। तो 38वें राष्ट्रीय खेल में बिहार ने 1 स्वर्ण पदक जीता है लॉन बॉल की ट्रिपल महिला स्पर्धा में और 25 वर्ष में राष्ट्रीय खेलों में बिहार ने यह पहला स्वर्ण पदक जीता है। लॉन बॉल की ट्रिपल महिला स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। तो 3 महिलाएं कौन सी शामिल थी इसमें, तो खुशबू कुमारी, निकहत खातून और पायल प्रीति। ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इस बार राष्ट्रीय खेलों की सभी ट्रॉफी एवं पदक ई कचरे से बनी थी। प्रत्येक पदक विजेता के नाम पर एक पौधा भी लगाया गया था। 39वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो इसे भी याद रखिएगा, मेघालय में। पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम की मेजबानी 2027 में सऊदी अरब में की जाएगी। पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम्स कहाँ आयोजित किया जाएगा, सऊदी अरब में 2027 में। इंडियन स्नूकर चैंपियनशिप 2025 ये पंकज अडवाणी ने जीती है। भ्रष्टाचार के आरोप में प्रतिबंधित होने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन है, तो बांग्लादेश की तेज गेंदबाज सुहेली अख्तर। नेक्स्ट विविध सेक्शन को देख लेते हैं। अमेरिका के बाद फरवरी 2025 में अर्जेंटीना ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से बाहर निकलने की घोषणा कर दी है। अमेरिका के बाद अर्जेंटीना ने भी कोविड-19 के दौरान WHO पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए कि कोविड-19 के दौरान WHO ने चीन जैसे देशों का पक्षपात लिया था, तो इस तरह के आरोप लगाते हुए अर्जेंटीना ने भी WHO से बाहर निकलने की घोषणा कर दी है। तो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अमेरिका के बाद फरवरी 2025 में कौन सा देश है जो WHO से बाहर निकलने की घोषणा की थी, तो अर्जेंटीना है। भारत की पहली फेरेट अनुसंधान सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो फरीदाबाद हरियाणा में। ट्रांसलेशन हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट में। तो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि भारत की पहली फेरेट अनुसंधान सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो आपका जवाब क्या होगा, फरीदाबाद हरियाणा में।
फरवरी 2025 में ग्रीस के सेंटोनरी द्वीप पर 2 हफ्तों में 7700 से अधिक बार भूकंप आए थे। काफी इंपॉर्टेंट है और न्यूज में लगातार ये 2025 मंथ में, क्योंकि यहाँ पर फरवरी 2025 मंथ में देखेंगे तो स्टार्टिंग के जो 2 हफ्ते थे, इन 2 हफ्तों में ग्रीस के सेंटोरिनी द्वीप पर 7700 से अधिक बार भूकंप आए थे। फरवरी 2025 में भारतीय सेना ने कोलकाता स्थित अपने पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या कर दिया है? विजय दुर्ग कर स्थित है। इसका निर्माण 1696 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा शुरू किया गया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1696 में इसके निर्माण कार्य को शुरू किया था, जो 1706 में पूरा हुआ था। बाद में प्लासी युद्ध के दौरान ये नष्ट हो गया था, तो फिर अंग्रेजों ने 1781 में इसका पुनर्निर्माण भी कराया था और इसका नाम इंग्लैंड के राजा विलियम तृतीय के नाम पर रखा गया था। फोर्ट विलियम के संबंध में ये एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है। एक बात और है कि फोर्ट विलियम कॉलेज से आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। एक फोर्ट विलियम कॉलेज को भी स्टैब्लिश किया गया था 1800 में। 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज को स्थापित किया गया था गवर्नर जनरल वेलेजली के द्वारा। स्टैब्लिश किया गया था फोर्ट विलियम कॉलेज को, और इसका उद्देश्य क्या था? भारतीय ब्रिटिश अधिकारियों और नागरिकों को भारतीय भाषा, साहित्य और संस्कृत में प्रशिक्षित करना, ताकि देश में बेहतर प्रशासन और शासन के लिए उन्हें तैयार किया जा सके। तो इस उद्देश्य के साथ में फोर्ट विलियम कॉलेज को इस्टेब्लिश किया गया था, ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षित करने के लिए लॉर्ड वेलेजली के द्वारा 1800 में। तो ये है फोर्ट विलियम कॉलेज। और फोर्ट विलियम का निर्माण 1696 में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किया गया था। फोर्ट विलियम जो एक तरीके का किला था, इसका निर्माण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा 1696 में किया गया था, जो 1706 में बनकर पूरा हुआ था। प्लासी वार के दौरान ये नष्ट हो गया था, फिर इसका पुनर्निर्माण कराया गया था 1781 में। इंग्लैंड के राजा विलियम तृतीय के नाम पर इसका नामकरण किया गया था फोर्ट विलियम का। ये कलकत्ता में स्थित है, हुगली नदी के पूर्वी तट पर। बाद में इसका नाम बदलकर विजय दुर्ग कर दिया गया है अभी हाल ही में, फरवरी 2025 में। फोर्ट विलियम जो वर्तमान में भारतीय सेना का कोलकाता स्थित पूर्वी कमान का मुख्यालय है। फरवरी 2025 में अमेरिका संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से भी बाहर हो गया, तो WHO से बाहर हुआ, और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से भी फरवरी 2025 में अमेरिका बाहर हो गया। हाल ही में चीन ने दक्षिण चीन सागर में 2000 मीटर की गहराई पर एक समुद्री अनुसंधान सुविधा के निर्माण को मंजूरी दे दी है। अमेरिका, रूस के बाद चीन डीप सी स्पेस स्टेशन बनाने व संचालित करने वाला विश्व का तीसरा देश बन गया है। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि चीन के द्वारा एक तो किस सागर में इस तरीके का समुद्री अनुसंधान सुविधा का निर्माण किया गया, तो ये दक्षिणी चीन सागर में 2000 मीटर गहराई पर एक समुद्री अनुसंधान सुविधा के निर्माण को मंजूरी दे दी गई है, जिसका नाम क्या होगा? डीप सी स्पेस स्टेशन। और इस तरीके का डीप सी स्पेस स्टेशन संचालित करने वाला चीन दुनिया का तीसरा देश बन गया है, अमेरिका और रूस के बाद। गृह मंत्री अमित शाह ने अभी हाल ही में अनाउंसमेंट किया था कि भारत सरकार 31 मार्च 2026 तक, ये डेट याद रखनी है, 31 मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद को जड़ से समाप्त कर देगा, ऐसा संकल्प लिया है भारत सरकार ने। यह अनाउंसमेंट किया है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। 31 मार्च 2026 तक भारत ने संकल्प लिया है कि देश से नक्सलवाद को जड़ से समाप्त कर देगा। उच्चतम न्यायालय ने देश के 6 शहरों में, कितने शहरों में? 6 शहरों में, जिसमें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु और हैदराबाद शामिल है। इन 6 शहरों में सीवर की मैनुअल सफाई को पूरी तरीके से बंद करने का आदेश दिया, यानी जो गटर लाइन, जो सीवर होती हैं, अब इनकी मैनुअल सफाई नहीं होगी, यानी इनको व्यक्तिगत तौर पर अब लोगों के द्वारा हाथों से साफ नहीं किया जाएगा, बल्कि अब यहाँ पर मशीनें काम करेंगी, रोबोट काम करेंगे इस तरीके के सीवरों को साफ करने के लिए। तो 6 शहरों, जिसमें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलोर और हैदराबाद है, इन 6 शहरों में सीवरों को मैनुअल सफाई, शहरों में सीवर की मैनुअल सफाई को पूरी तरीके से बंद करने का आदेश दिया है उच्चतम न्यायालय ने। सुर्खियों में रहा
नेत्जारिम कॉरिडोर। नेत्जारिम कॉरिडोर ये 6 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर है जो उत्तरी गाजा को दक्षिणी गाजा से अलग करता है। ये कॉरिडोर पूर्व में इजरायली सीमा से लेकर पश्चिम में भूमध्य सागर तक फैला हुआ है और ये काफी अखबार की सुर्खियों में रहा था, नेत्जारिम कॉरिडोर। नेक्स्ट है पूनम गुप्ता, जो एक सीआरपीएफ महिला अधिकारी हैं। इन्होंने हाल ही में राष्ट्रपति भवन में शादी की थी। राष्ट्रपति भवन में शादी करने वाली ये पहली महिला सीआरपीएफ अधिकारी बन गई हैं। नाम इनका क्या है? पूनम गुप्ता। ये मध्य प्रदेश से बिलोंग करती हैं। बिहार सरकार ने स्कूलों में नामांकन के लिए पिन परमानेंट एजुकेशन नंबर जारी किया है, जो अब अनिवार्य है। तो बिहार सरकार के द्वारा स्कूलों में नामांकन के लिए पिन अनिवार्य कर दिया गया है, परमानेंट एजुकेशन नंबर अनिवार्य कर दिया गया है स्कूलों में नामांकन के लिए, और बिहार ऐसा करने वाला है पहला स्टेट है। मॉरिशस का 57वां राष्ट्रीय दिवस हुआ है। 97वें राष्ट्रीय दिवस जो 12 मार्च 2025 को हुआ था। इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी को मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल किया गया है, राइट। तो मॉरिशस का जो 57वां राष्ट्रीय दिवस हुआ है उसके मुख्य अतिथि कौन थे? पीएम मोदी जी। ये राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? मॉरिशस का 57वां राष्ट्रीय दिवस 57th नेशनल डे मॉरिशस का हुआ है 12 मार्च 2025 को। फूड एग्रीगेटर जो जोमैटो था, इसका नाम बदलकर अब इटर्नल लिमिटेड कर दिया गया है। इस इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे जाने लायक प्रश्न है ये। फूड एग्रीगेटर जोमैटो का नाम बदलकर इटर्नल लिमिटेड कर दिया गया है। 6 फरवरी 2025 को ऑस्ट्रेलिया ने राष्ट्रीय घृणा विरोधी अपराध कानून पारित किया। बहुत महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि किस देश ने हाल ही में राष्ट्रीय घृणा विरोधी अपराध कानून पारित किया? तो ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया ने ये कानून विशेष रूप से यहूदी विरोधी घटनाओं में वृद्धि के जवाब में इसको पारित किया है। यहूदी विरोधी घटनाएं ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा न्यू साउथ वेल्स में देखी जाती हैं। इस कानून के तहत सार्वजनिक रूप से नाजी सलामी देने के लिए न्यूनतम 12 माह की जेल और आतंकवाद से संबंधित अपराधों के लिए दोषी पाए जाने वालों के लिए 6 साल की सजा का प्रावधान भी करता है। तो इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय घृणा विरोधी अपराध कानून पारित किया गया है विशेष रूप से यहूदी विरोधी घटनाओं में वृद्धि के जवाब के चलते ऑस्ट्रेलिया ने इस कानून को पारित किया। ऑस्ट्रेलिया का न्यू साउथ वेल्स यहूदी विरोधी हमलों में सबसे अधिक प्रभावित राज्य है। इस कानून के तहत नाजी सलामी देने के लिए न्यूनतम 12 माह की जेल और आतंकवाद से संबंधित अपराधों के लिए दोषी पाए जाने वालों के लिए 6 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। पीएम धन धान्य कृषि योजना, इसे भी बजट 2025-26 में अनाउंसमेंट किया गया है। बजट को जब हम लोग पढ़ेंगे, केंद्रीय बजट को पढ़ेंगे या फिर बिहार बजट को पढ़ेंगे, तो वहां और सारी चीजें डिटेल में होंगी। ये कुछ इंपॉर्टेंट बजट के इवेंट्स रहे हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो हमने फरवरी मंथ में शामिल कर लिया है क्योंकि फरवरी में ही बजट अनाउंसमेंट हुआ था। पीएम धन धान्य कृषि योजना बहुत इंपॉर्टेंट है। उद्देश्य क्या है इसका? 6 वर्षों में 24,000 करोड़ रुपए के वार्षिक परिव्यय के साथ देश भर के 100 कम उत्पादकता वाले जिलों में कृषि की स्थिति में सुधार करना। कितने? 100। ये नंबर आपको याद रखना है। 6 वर्ष का ये कार्यक्रम है। इसके अंतर्गत 1.7 करोड़ किसान लाभान्वित हो सकते हैं, ऐसी संभावना है। यह योजना आकांक्षी जिला कार्यक्रम से प्रेरित है। जैसे आकांक्षी जिला कार्यक्रम है जहां पर देश भर के जो 100 सबसे पिछड़े या अविकसित जिले हैं उनको विकसित करके एक मॉडल के रूप में उनको प्रस्तुत करना था, उसी तरीके से यहाँ पर 100 ऐसे जिले शामिल किए गए हैं जो एग्रीकल्चर सेक्टर में काफी पीछे हैं। 100 कम उत्पादकता वाले जिलों में कृषि की स्थिति में सुधार किया जाएगा पीएम धन धान्य कृषि योजना के तहत, राइट। 6 वर्षों का कार्यक्रम है और इस योजना के तहत 1.7 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे, राइट। आकांक्षी जिला कार्यक्रम से प्रेरित है, इसे भी याद रखना। एम्स नई दिल्ली में भारत के पहले स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार संयंत्र जिसका नाम है सृजनम लॉन्च किया गया है। तो सृजनम है क्या? तो ये भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार संयंत्र है जिसे एम्स नई दिल्ली में लॉन्च किया गया। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सोलन में उत्तर भारत के पहले 1 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की आधारशिला रखी। इसे हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा ऑयल इंडिया लिमिटेड के सहयोग से विकसित किया गया। तो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा उत्तर भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो ये हिमाचल प्रदेश के सोलन में स्थापित किया जाएगा जिसकी आधारशिला हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हाल ही में रखी है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने फरवरी 2025 में घोषणा की है कि शारीरिक रूप से सक्षम
अक्षम पहले अंतरिक्ष यात्री जॉन मैकफॉल, जो एक ब्रिटिश अंतरिक्ष यात्री हैं जो शारीरिक रूप से अक्षम हैं, इनको अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर मिशन के लिए मंजूरी दे दी गई है, राइट। तो ये नाम आपसे पूछा जा सकता है कि शारीरिक रूप से अक्षम पहले अंतरिक्ष यात्री जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर मिशन के लिए मंजूरी दे दी गई, इनका नाम क्या है? तो जॉन मैकफॉल है। किस देश के अंतरिक्ष यात्री हैं? तो ये ब्रिटिश के अंतरिक्ष यात्री हैं। हाल ही में भारत के पहले सफेद बाघ प्रजनन केंद्र को मंजूरी दे दी गई है केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के द्वारा। यह केंद्र गोविंदगढ़, जो रीवा मध्य प्रदेश में है, यहाँ पर स्थापित किया जाएगा, मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी के पास में, राइट। तो रीवा मध्य प्रदेश में सफेद बाघ प्रजनन केंद्र को स्थापित किया जाएगा मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी के पास में, और ये भारत का पहला सफेद बाघ प्रजनन केंद्र होगा, राइट। गोविंदगढ़, रीवा, मध्य प्रदेश में। गूगल ने अपना सबसे बड़ा कैंपस अनंत बेंगलोर में स्थापित किया। तो गूगल ने अपना सबसे बड़ा कैंपस जिसका नाम है अनंत, ये कहां पर स्थापित किया? तो बेंगलोर में। संयुक्त अरब अमीरात ने वर्ष 2025 को समुदाय का वर्ष, ईयर ऑफ कम्युनिटी घोषित किया। संयुक्त राज्य अमीरात के द्वारा 2025 को ईयर ऑफ कम्युनिटी घोषित किया गया, ये याद रखिएगा। ईयर ऑफ कम्युनिटी 2025 किस देश के द्वारा घोषित किया गया है? तो यूएई, संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 5 फरवरी 2025 को ट्रांसजेंडर एथलीटों को लड़कियों और महिलाओं के खेलों में भाग लेने से प्रतिबंधित करने वाले कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किया है। इंपॉर्टेंट है ये कि ट्रांसजेंडर अब महिलाओं लड़कियों के साथ नहीं खेलेंगे, क्योंकि मानना है कि ट्रांसजेंडर जो होते हैं उनके पास जो है शारीरिक जो शक्ति है वो महिलाओं लड़कियों से अधिक होती है। ऐसे में महिलाओं लड़कियों के साथ में भेदभाव होता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 5 फरवरी को ट्रांसजेंडर एथलीटों को लड़कियों और महिलाओं के खेलों में भाग लेने से प्रतिबंधित करने वाले कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किया है। डब्ल्यूएचओ ने घोषित किया है कि नाइजर सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा माने जाने वाले ऑन्कोसेरसियासिस को खत्म करने वाला ये पहला अफ्रीकी देश बन चुका है। तो एक डिजीज है जो सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए काफी खतरा माना जाता है, ऑन्कोसेरसियासिस ये डिजीज को खत्म करने वाला पहला अफ्रीकी देश बन चुका है नाइजर, और ऐसी घोषणा हाल ही में डब्ल्यूएचओ ने की थी, राइट। नेक्स्ट है ब्रिटेन एआई जनित बाल दुर्व्यवहार सामग्री को अपराध घोषित करने वाला पहला देश बन चुका है। काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। ब्रिटेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनित बाल दुर्व्यवहार सामग्री को अपराध घोषित करने वाला देश बना है। ये दुनिया का पहला देश बन चुका है ब्रिटेन। पनामा चीन के बेल्ट रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश बन चुका है। पनामा कंट्री, राइट। इंपॉर्टेंट है ये। चीन की जो बीआरआई पहल है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पहल है, इससे बाहर निकलने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश बन चुका है पनामा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 9 फरवरी 2025 को आधिकारिक तौर पर मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदलकर गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया है। तो इस बार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब बने हैं तो कई फैसले लगातार करते जा रहे हैं, अलग अलग निर्णय ले रहे हैं, चाहे वो रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की बात हो या फिर जो अवैध प्रवासी हैं उनको निकालने की बात हो, वीजा से रिलेटेड कई सारे कानूनों में परिवर्तन किया है, मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदल दिया है, गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया है, डब्ल्यूएचओ से बाहर हो गए हैं। ये सारे काम जो है उनके द्वारा लगातार किए जा रहे हैं। तो ट्रंप जी लगातार अखबार की सुर्खियों में हैं जब से वो राष्ट्रपति बने हैं, राइट। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 9 फरवरी 2025 को आधिकारिक तौर पर मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदलकर गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया है और 9 फरवरी को गल्फ ऑफ अमेरिका दिवस भी घोषित किया है। तो गल्फ ऑफ अमेरिका दिवस कब मनाया जाएगा? 9 फरवरी को। मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? गल्फ ऑफ अमेरिका, अमेरिका की खाड़ी। मध्य प्रदेश वन विभाग के द्वारा हाल ही में गिद्धों की जनगणना कराई गई थी और इस जनगणना के अनुसार भारत में गिद्धों की सबसे अधिक आबादी मध्य प्रदेश में ही है। फरवरी 2025 में ब्राजील आधिकारिक तौर पर ओपेक प्लस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग ऑफ कंट्रीज प्लस में पर्यवेक्षक के रूप में यह शामिल हुआ है। ओपेक के बारे में जान लीजिए। ओपेक जिसे 1960 में एस्टेब्लिश किया गया था, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का एक अंतर सरकारी यह संगठन है। इसका उद्देश्य क्या है? तेल उत्पादक देशों के बीच सहयोग और समन्वय स्थापित करना ताकि तेल की कीमतें स्थिर रहे और तेल बाजार में स्थिरता बनी रहे। ओपेक सदस्य वर्तमान में कितने हैं? 12 हैं ओपेक कंट्रियां, जिसमें ईरान, इराक, कुवैत,
सऊदी अरब, वेनेजुएला, ये 5 कंट्रियां जो हैं ओपेक संस्थापक कंट्रियां हैं। 5 देश जो हैं इन्होंने ही ओपेक को इस्टेब्लिश किया था 1960 में। बाद में अन्य कंट्रियां इसमें शामिल हुई और कुछ कंट्रियां ओपेक से बाहर भी निकली। वर्तमान में जो ओपेक कंट्रियां हैं वो 12 हैं, जिसमें ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, वेनेजुएला, ये 5 संस्थापक देश। इसके अलावा संयुक्त अरब अमीरात, अल्जीरिया, गैबोन, इक्वेटोरियल गिनी, नाइजीरिया, कांगो गणराज्य और लीबिया इसमें शामिल हैं। ओपेक प्लस, ये ओपेक सदस्य जो 12 हैं, इसके अलावा अन्य जो तेल उत्पादक देश हैं ओपेक प्लस में ये शामिल होते हैं। ब्राजील आधिकारिक तौर पर ओपेक प्लस में पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ फरवरी 2025 में। आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे बड़ा प्रमाणित कच्चे तेल भंडार वाला देश कौन है, तो वेनेजुएला है। दूसरे नंबर पर सऊदी अरब है। यूपीएससी प्रीलिम्स जो एग्जाम हुआ है 2024 में, वहां पर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे बड़ा प्रमाणित कच्चे तेल भंडार वाला देश कौन है, तो वेनेजुएला है। दूसरे नंबर पर सऊदी अरब आता है। लेकिन जब आप बात करते हैं तेल उत्पादक देशों की, तो उसमें यूएसए का पहला स्थान है, दूसरा है सऊदी अरब का, राइट। तो सऊदी अरब भंडारण और उत्पादक दोनों के मामले में दूसरे स्थान पर है। लेकिन जब भंडारण की बात करते हैं तो वहां पर पहला नाम आता है या शीर्ष देश आता है वो वेनेजुएला है। वहीं उत्पादक देशों के मामले में यूएसए पहले नंबर पर आता है। कच्चे तेल का भंडारण वेनेजुएला में सर्वाधिक है, फिर सऊदी अरब में। और तेल उत्पादक देशों में शीर्ष रैंकिंग पर यूएसए है और दूसरे पर सऊदी अरब। बजट 2025-26 में एमएसएमई को बड़े पैमाने पर संचालन हेतु संसाधनों तक पहुंचने में मदद करने के लिए नई डेफिनेशन के तहत वर्गीकरण किया गया है, जिसमें निवेश सीमा को 2.5 गुना और टर्नओवर सीमा को 2 गुना बढ़ा दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है। एमएसएमई को बढ़ावा देने हेतु निवेश सीमा, इन्वेस्टमेंट सीमा जो है वो 2.5 गुना और जो टर्नओवर सीमा है उसको 2 गुना बढ़ाया गया है। तो संशोधन से पूर्व जो एमएसएमई सेक्टर की निवेश और टर्नओवर सीमा थी, अब संशोधन होने के बाद कितनी हो जाएगी वो यहाँ हम देखेंगे। तो सूक्ष्म उद्यम जो संशोधन पूर्व 1 करोड़ रुपए थी, यहाँ पर करोड़ में दिया गया है, सारे जो नंबर हैं वो करोड़ में है। तो संशोधन पूर्व जो 1 करोड़ था, अब इसे 2.5 गुना बढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट को 2.5 गुना बढ़ाया गया है। तो 1 करोड़ से हो गया ये 2.5 करोड़। लघु उद्यम 10 करोड़ की ये सीमा से अब बढ़कर हो जाएगा 25 करोड़। और दीर्घ उद्यम की जो निवेश सीमा है वो 50 करोड़ से बढ़कर हो जाएगी अब 125 करोड़। तो आपको ये पुराना डाटा याद रखना है और उसे में आपको 2.5 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 1 से 2.5 गुना 2.5 हो जाएगा, 10 का 2.5 गुना हो जाएगा 25 और 50 का 2.5 गुना हो जाएगा 125। सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम, राइट। वहीं टर्नओवर की बात करें तो टर्नओवर के मामले में अगर देखेंगे तो सूक्ष्म उद्यम का जो टर्नओवर सीमा था 5 करोड़ रुपए, ये बढ़कर अब हो गया है 10 करोड़ हो जाएगा, क्योंकि टर्नओवर को 2 गुना बढ़ाया गया है। तो 5 का 2 गुना 10। लघु उद्यम का टर्नओवर सीमा जो 50 करोड़ था वो अब बढ़कर हो जाएगा 100 करोड़। और दीर्घ उद्यम की जो टर्नओवर सीमा 250 करोड़ थी, ये बढ़कर अब हो जाएगा 500 करोड़। तो ये न्यू डेफिनेशन एमएसएमई की इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर के आधार पर याद रखिएगा। 11 फरवरी 2025 को लोकसभा अध्यक्ष ने संसद में 6 नई भाषाओं बोडो, डोंगरी, मैथिली, मणिपुरी, उर्दू, संस्कृत में अनुवाद सेवाओं के विस्तार की घोषणा कर दी है। तो लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में 6 नई भाषाओं में अनुवाद सेवाओं के विस्तार की घोषणा की है। तो ये नंबर भी याद रखना। और 6 नई भाषाएं कौन सी होंगी, तो बोडो, डोगरी, मैथिली, मणिपुरी, उर्दू और संस्कृत। इससे पहले 12 भाषाओं में ये अनुवाद सेवा की सुविधा उपलब्ध थी। पहले अनुवाद सेवाएं हिंदी, अंग्रेजी, बंगाली, गुजराती, असमिया, मराठी, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, तमिल, उड़िया और पंजाबी, कुल 12 भाषाओं में उपलब्ध थी। तो इस तरीके से वर्तमान में अब 12 और 6 नई, कुल मिला के 18 ऐसी भाषाएं हो गई हैं जिनमें अनुवाद सेवा विस्तार की सुविधा उपलब्ध है संसद में, राइट। 23 जनवरी 2025 को अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की स्थापना पर फ्रेमवर्क समझौता आधिकारिक तौर पर लागू हो गया है। 5 देश जिसमें निकारागुआ, इस्तावानी, भारत, सोमालिया और लाइबेरिया ने औपचारिक रूप से इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का सदस्य बनने के लिए फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर कर दिया है। और भारत सहित 27 ऐसे देश हैं जिन्होंने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में शामिल होने की सहमति जताई है और 5 देशों ने इस फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर कर दिया है। तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के ये 5 देश निश्चित तौर पर इसके सदस्य होंगे जिन्होंने आईबीसीए का सदस्य बनने के लिए फ्रेमवर्क पर समझौता कर दिया है। ये 5 देश कौन से हैं, निकारागुआ है, इस्तावानी है, भारत है, सोमालिया है और लाइबेरिया। इन 5 देशों के नाम आपको याद रखने हैं। 23 जनवरी को इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की स्थापना पर फ्रेमवर्क समझौता आधिकारिक तौर पर लागू हो गया है।
इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 9 अप्रैल 2023 को प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में शुरू किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर जो 1973 में आया था, इसके 50 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में मोदी जी ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को स्टार्ट किया था। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को 29 फरवरी 2024 को भारत में मुख्यालय के साथ स्थापना को मंजूरी दे दी थी। इससे 7 बड़ी बिल्ली, इसमें जो 7 बड़ी बिल्ली हैं जैसे बाघ, शेर, तेंदुआ, हिमतेंदुआ, चीता, जगुआर, प्यूमा के संरक्षण के उद्देश्य से शुरू किया गया। यानी इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को शुरू करने का उद्देश्य क्या है? 7 बड़ी बिल्ली, बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर, प्यूमा के संरक्षण के उद्देश्य के साथ इसे शुरू किया गया है। 9 अप्रैल 2023 को प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में मोदी जी ने इसे स्टार्ट किया था। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 29 फरवरी 2024 को भारत में मुख्यालय के साथ, भारत में इसका मुख्यालय के यहाँ इस्टेब्लिश किया जाएगा। अभी ऑफिशियली तौर पर इसका अनाउंसमेंट नहीं किया गया, लेकिन भारत में मुख्यालय के साथ IBCA की स्थापना को मंजूरी दे दी थी। 23 जनवरी 2025 को अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की स्थापना पर फ्रेमवर्क समझौता आधिकारिक तौर पर लागू हो गया है। 5 देशों निकारागुआ, इस्तावनी, भारत, सोमालिया, लाइबेरिया ने औपचारिक रूप से IBCA का सदस्य बनने के लिए फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर भी कर दिया है। तो इस तरीके से हमने फरवरी 2025 मंथ की सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की घटनाओं को पढ़ लिया है। अब फरवरी 2025 मंथ से जो भी घटना पूछी जाएगी आपको इसी से मिल जाएगी, इससे बाहर कुछ नहीं होगा। तो आपको बस शर्ते इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। एक आध बार और वीडियो क्लास को देख लीजिएगा रिवीजन के तौर पर, और आप इन क्लासेस की PDF के लिए हमारे संकल्प बैच 2.0 से जुड़ सकते हैं। बैच से जुड़ने के लिए आप मुझे 6306473800 पर कॉल मैसेज करके पहुंच सकते हैं। जुड़ने का प्रोसेस यहाँ पर दिया गया है, एक बार वीडियो को पॉज करके देख लीजिए। धन्यवाद।